नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। जय श्री कृष्ण। सभी को नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और माँ अम्बा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, यही माँ अम्बा से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी PYQS की सीरीज को। तो मैंने आज आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लिए हैं 13 जून 2023 के। ओके, तो हम जब ये जो लास्ट एग्जाम आप लोगों की UGC नेट की हुई, वही पेपर पहले करवा लेंगे। ओके, चलिए पहले शुरुआत आज करनी थी, इसीलिए एक छोटा सा ही वीडियो है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए। दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन लिए, जितने भी आए 10 क्वेश्चन वैसे पूछे जाने चाहिए। एक शिफ्ट के अंदर 5 क्वेश्चन, आपको पता है कि एक यूनिट में से 5 क्वेश्चन आते हैं ना। तो एक शिफ्ट की अगर हम बात करें तो एक यूनिट में से 5 क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन दोनों शिफ्ट को मिला के मुझे 9 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के देखने को मिले। वही 9 क्वेश्चन आज हम यहाँ पर करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। ओके, चलिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो UGC नेट पेपर 1 के लिए, GSET के लिए, ओके, GSET वालों के लिए गुजराती मीडियम रहता है, UGC नेट वालों के लिए इंग्लिश में कंटेंट रहता है, हिंदी में एक्सप्लेनेशन रहती है। तो बहुत सारे वीडियोस है थियोरी के, आप लोग देख सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर प्लेलिस्ट सारे की मिल जाएगी। और PhD एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हैं तो इसके भी वीडियोस आपको यहीं पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है आरती प्रजापति। ओके, ये हमारी यूट्यूब चैनल मेन यूट्यूब चैनल है। साइकोलॉजी वालों के लिए भी आज क्लास होगी, तो शाम तक उन लोगों के लिए भी क्लास हो जाएगी। तो उनके लिए साइकोलॉजी की भी हम PYQS कराने वाले हैं। तो उसके लिए हमारी यूट्यूब चैनल अलग से स्टडी ऑफ साइकोलॉजी नाम से, तो आप इसको भी, अगर साइकोलॉजी के स्टूडेंट है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। ओके, दोनों चैनल जो है वो आप लोगों के पेपर 1 के लिए आरती प्रजापति और साइकोलॉजी के लिए स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो पेपर 1 की टेलीग्राम चैनल की लिंक यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप इसी प्रकार से टेलीग्राम में जाकर सर्च करना, ताकि आपको हमारी टेलीग्राम चैनल मिल जाए। साइकोलॉजी के लिए भी हमारी टेलीग्राम चैनल है, तो उसकी भी लिंक यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, तो आप उसी प्रकार टेलीग्राम में लिखकर सर्च कर सकते हैं। ओके, और वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पर आपको एजुकेशन के 3 अप्रोचेस दिए हुए हैं लिस्ट 1 के अंदर, और लिस्ट 2 के अंदर उसकी डिस्क्रिप्लिनरी। ओके, मतलब कि यहाँ पर उसका जो भी एक्सप्लेनेशन के टाइप में होते हैं ना, कुछ एक्सपेक्ट होते हैं, तो वो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो चलिए पहले है आपका यहाँ पर लिस्ट 1 पे आ जाते हैं। टीचर सेंटर, बी में है लर्नर सेंटर और सी में है लर्निंग सेंटर। और लिस्ट 2 में देखते हैं तो शेयर पार्टिसिपेटरी यानी कि साझा सहभागिता, इम्पोज्ड आरोपित करना, सेल्फ कंट्रोल आत्मनियंत्रण। तो इसको आपको जोड़ मिलानी है। ओके, तो देखिए टीचर सेंटर क्या होता है। टीचर सेंटर होता है कि जहां पर सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, टीचर का होता है। जैसे जस्ट एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रही हूँ। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि जब छोटी कक्षा के बच्चे होते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड 1 हो गए, 1 से लेकर अगर आप देखेंगे 5 या 6 तक, 5 तक लेते हो कि छोटे बच्चे होते हैं, तो क्या होता है कि जैसा टीचर पढ़ाते हैं वैसे ही उसको रटता है ना, रटता है। क्या करता है, रटता है बच्चा। मतलब यहाँ पर टीचर की भूमिका जो होती है ना, वो 80% होती है, और स्टूडेंट की भूमिका कितनी होती है, स्टूडेंट की होती है 20%। मतलब कि स्टूडेंट जो होते हैं बस निष्क्रिय होकर टीचर को सुनते हैं, है ना। टीचर जो बोलते हैं, टीचर बोलते हैं ए फॉर एप्पल, ओके, क फॉर कमल, तो इसी तरीके से बच्चे बोलेंगे क फॉर कमल, ए फॉर एप्पल। तो जैसे रटाएंगे वैसे रटेंगे बच्चे, है ना। तो ये हो गया आपका टीचर सेंटर। टीचर सेंटर के अंदर टीचर की भूमिका सबसे ज्यादा होती है और बच्चों की भूमिका कम होती है, मतलब कि टीचर का रोल ज्यादा होता है, ओके, और बच्चों का रोल बहुत कम। पेसिव होकर बच्चे टीचर को सुनते रहते हैं, और टीचर जो होता है वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। ओके, उसके बाद आता है लर्नर सेंटर। लर्नर सेंटर में क्या होगा कि जो बच्चे होंगे, ये हमारा टीचर सेंटर है। ओके,
अब लर्नर सेंटर में क्या होगा, लर्नर सेंटर के अंदर अगर आप देखेंगे कि बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तो जहाँ पर स्टूडेंट की भूमिका ज्यादा आ जाती है, जैसे कि हायर एजुकेशन की बात करें हम, है ना। हायर एजुकेशन के अंदर क्या होता है, अगर आप पीएचडी जो बच्चे कर रहे हैं उनको पता है, पीएचडी में क्या होगा कि उनके गाइड होगा, उनकी भूमिका कितनी होंगी, 20% होगी, मतलब टीचर की भूमिका 20% में आ गई, बच्चे को 80% काम करना होता है ना। हम तो ये सोचते हैं कि हमारे गाइड है, वो हमें सारा कुछ सिखा दे और वो ही हमें बार बार थोड़ी थोड़ी चीजों में हेल्प करते रहे, नहीं, बिल्कुल गलत है। ओके, लर्नर सेंटर्ड के अंदर क्या होगा, जो भी लर्नर है, जो भी स्टूडेंट है, उसका जो रोल है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। टीचर की भूमिका क्या होनी चाहिए, टीचर का रोल क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको मार्गदर्शन देना, आपको गाइड करना। अगर आप मान लो कि गलत रास्ते पर चल रहे है ना, जस्ट एग्जाम्पल, तो टीचर आपको बताएगा नहीं बेटा ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, बस उन्होंने आपको सूचना दे दी। अब कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कितनी स्पीड में करना है, वो तो आप पर डिपेंड करते हैं, है ना। अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही एक सर मिले जो कि दोस्त के जैसे ही है, उन्होंने बोला कि मतलब कि हमारे जो गाइड है वो हमें हेल्प ही नहीं करते हैं, है ना। तो मैंने उनको यही बात बोली कि हमारी भूमिका जो होती है सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ओके, लर्नर सेंटर्ड में भी ऐसा ही होता है, बच्चे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, टीचर की भूमिका क्या होती है, गाइड के रूप में होती है। ओके, जबकि और बच्चे जो है वो पार्टिसिपेंट सबसे ज्यादा करते हैं लर्निंग सेंटर में, क्योंकि सबसे ज्यादा रोल किसका होता है, बच्चों का होता है, तो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व कौन होंगे, बच्चे होंगे, है ना। एंगेजमेंट पे बोल सकते हो आप, इन्वॉल्व को एंगेजमेंट में बोल सकते हो, तो बच्चे सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, सबसे ज्यादा एक्टिव रहेंगे। ओके, और सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट करेंगे। लर्निंग सेंटर में क्या होगा, यहाँ पर बच्चा सीखता है, लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखना, है ना। तो सीखता है, तो जब वो सीखता है तब वो डिसिप्लिन में रहना सीखता है, अपने आप को कंट्रोल करना सीखता है ना। आपने देखा होगा छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए कि घर के अंदर कितना मतलब हंगामा मचाते हैं, बहुत सारे मेरे जो भी स्टूडेंट है मेरे स्कूल के, तो जो पेरेंट्स है ना उनकी यही शिकायत रहती कि मैम घर पे बहुत ज्यादा हंगामा मचाते, तो मैं बोलती हूँ क्लास में तो हंगामा मचाते नहीं, आराम से चुपचाप बैठते हैं। तो मतलब क्या है कि वहां पर डिसिप्लिन उसके अंदर आ जाता है, शिस्त आ जाती है, उसको पता है कि खुद को कैसे कंट्रोल करना है, घर में कंट्रोल नहीं करता है ना। लेकिन स्कूल में आके बच्चा क्या करता है, अपने आप को कंट्रोल करता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। अगर आपने बच्चों को ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पता है घर में जो है ना बच्चे, मतलब कुछ चीज के लिए मना कर दो, फिर तो आपका पूरा का पूरा घर खड़ा कर देंगे, ऊपर ही उठा लेंगे सर के ऊपर, ऐसा करते हैं ना। मेरे घर में मेरे बच्चे ऐसे ही होते हैं, घर पे मतलब इतना हंगामा मचाते, स्कूल में जाते हैं तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, है ना। तो वो क्या है, खुद पर कंट्रोल करते हैं। ओके, तो ये है आपका लर्निंग सेंटर। चलिए, अब आपको यहाँ से ही पता चल गया क्या, टीचर सेंटर इम्पोज्ड, आरोपित करता, थोप देता है, रटाता है, थोप देता है कि ये इसका मतलब ही, अगर टीचर ने बच्चों को ये सिखाया, दिन को रात कह दिया, और फिर घर जाके बच्चे कहेंगे कि दिन में भी वो बोलेगा ये रात है, तो घर वाले बोलेंगे नहीं बेटा ये तो दिन है, तो बोलेगा नहीं मेरे टीचर ने सिखाया ना, मेरे टीचर ने जो कहा वो सही है ना। तो थोप देता है, टीचर क्या करता है, थोप देता है उस पर, सारी चीजें उसके माइंड में थोप देता है, बस रटा लेता है, तो ये टीचर सेंटर हो जाए। ओके, तो इम्पोज्ड, इसका मतलब क्या आएगा, इम्पोज्ड, आरोपित करना, मतलब लर्नर सेंटर में क्या हो जाएगा, शेयर करेगा, पार्टिसिपेटरी करेगा, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्टिव कौन रहता है वहां पर, स्टूडेंट रहता है, इसी वजह से क्या। और लर्निंग सेंटर में क्या आ जाएगा, सेल्फ कंट्रोल, तो आपका ए में जाएगा 2, ए में यहाँ पर भी है, यहाँ पर, तो बाकी के सारे ऑप्शन निकाल लो कि ऑप्शनों को किस तरीके से टिक करना है, ये भी आपको एक ट्रिक होनी चाहिए। दूसरे में है आपका, बी में है आपका 1, तो बी में 1 सिर्फ ओनली यहाँ पर है, तो ये भी आपका निकल गया, तो सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए
क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है ये आपको बताना है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का उसके अधिगम अनुभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लर्नर का जो कल्चरल बैकग्राउंड है, उस कल्चरल बैकग्राउंड का उसकी जो लर्निंग एक्सपीरियंस है ना, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, नो इम्पैक्ट, ये बताया गया है। ओके, उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड होता है उसका उसके लर्निंग के एक्सपीरियंस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ये आपको स्टेटमेंट दिया है। दूसरा कह रहा है कि लैंगिकता शैक्षणिक संप्राप्ति प्रबल निर्धारक नहीं है। तो यहाँ पर एकेडमिक जो जेंडर है ना, जेंडर में एकेडमिक अचीवमेंट जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन नहीं करता है। जेंडर एक वेरिएबल है। ओके, अगर मैं इसको रिसर्च के कंटेक्स्ट में बता दूं तो ये एक वेरिएबल है। ये क्या है? एक वेरिएबल। अब ये जो जेंडर वेरिएबल है, जेंडर के अंदर क्या आएगा? गर्ल्स बॉयज आएगा, या तो फिर आप बोल दो कि मैन वुमेन, है ना, स्त्री पुरुष। जेंडर में स्त्री पुरुष ही लगाते हैं, या फिर आप क्या बोल हिंदी में क्या बोलते हैं? लड़का लड़की। यस, तो इस तरीके से। ओके, तो जेंडर है, तो जेंडर जो है वो एकेडमिक अचीवमेंट मतलब शैक्षणिक उपलब्धि भी जिसको बोलते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए शैक्षणिक संप्राप्ति, तो हिंदी में आपको ये दिक्कतें बहुत ज्यादा होगी, हिंदी में वर्ड्स को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि इंग्लिश वर्ड को पकड़ना सीख लो, इंग्लिश वर्ड को समझना सीख लो। ओके, तो एकेडमिक अचीवमेंट क्या होता है? शैक्षणिक उपलब्धि होती है, मतलब कि शिक्षण के क्षेत्र में वो कितनी सिद्धियां प्राप्त करता है, अचीव करता है। ओके, तो शैक्षणिक उपलब्धि के लिए वो स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन नहीं है। जेंडर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन नहीं है। तो चलिए, इनमें से आपको बताने दोनों स्टेटमेंट कैसे है, सही है गलत है क्या है। ओके, ऑप्शन यहाँ पर दिया है। पहला ऑप्शन है दोनों ही सही है, दूसरा ऑप्शन है दोनों ही गलत है, तीसरा ऑप्शन है पहला सही है दूसरा गलत है, और डी है आपका पहला सही है दूसरा गलत है। चलिए बताइए, सॉरी, डी में पहला गलत है दूसरा सही। ओके, बताइए। यस, तो देखिए यहाँ पर क्या है भाई, कल्चरल बैकग्राउंड आपको स्ली एक्सपीरियंस पर क्या करेगा? इम्पैक्ट करेगा। अगर ये नो निकल गया होता तो सही था, है ना, नो निकल गया होता तो सही था, क्योंकि आप ही सोचिए कि अगर आप कोई भी चीज सीखते हैं तो उसका आपकी कल्चरल का जो बैकग्राउंड है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जस्ट एग्जाम्पल कि मान लो कि मैं गुजराती, है ना, तो मेरा कल्चरल क्या है? गुजराती है। अब मैं जाऊंगी पंजाब और पंजाब जाके मैं स्टडी करूंगी, तो मेरा जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो मेरे लर्निंग में इफेक्ट 100% करेगा, क्योंकि पंजाब की कल्चरल और यहाँ का गुजरात का कल्चर दोनों क्या है? डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर अगर मान लो कि मैं पड़ोसी राज्य में भी जाती हूँ, मान लीजिए कि हमारे गुजरात के पड़ोसी राज्य में आते हैं, महाराष्ट्र आता है, राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, अगर मैं वहां पर भी जाऊंगी तो भी कल्चरल डिफरेंस की वजह से मेरे लर्निंग एक्सपीरियंस में क्या होगा? इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। अब पहला स्टेटमेंट गलत है तो पहले स्टेटमेंट गलत जहां पर भी बताया है उसको ही रखिए, बाकी को निकाल दो। देखो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट को ट्रू बताया है ना, दोनों सही है, यानी कि पहला भी सही हो गया तो उसको निकाल दीजिए। यहाँ पर देखिए सी में पहले को ट्रू बताया तो उसको भी निकाल दीजिए। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है ना, या तो दोनों गलत है या तो भी पहला गलत है दूसरा सही है। अब देखो जो भी आपकी जेंडर होता है ना वो एकेडमिक अचीवमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन नहीं होता है, हम स्ट्रांगली प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं जेंडर के बेस पर कि हाँ इसी की वजह से जो भी बच्चे हैं या फिर जो भी स्टूडेंट है उसका जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो ज्यादा होगा या कम होगा, है ना, वो प्रेडिक्ट हम स्ट्रांगली नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, है ना, लेकिन स्ट्रांगली प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका क्या है? सही है।
ये आपका सही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहला गलत है, दूसरा सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अध्यापक केंद्रीय शिक्षण विधि की विशेषता नहीं है, टीचर सेंटर मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। देखिए यहाँ पर नॉट दिया हुआ है, ओके, नहीं है, ये ध्यान में रखना है। एग्जाम के टाइम पे क्या होता है कि आप क्लासरूम में बैठे हैं, आपके सामने कंप्यूटर है, जैसे आपको तो यही लगता है कि जैसे कंप्यूटर आपको बाहर निकल के खा जाएगा, है ना, लेकिन भय नहीं रखना है। अगर आप डर रखोगे, फियर रखोगे अपने अंदर, तो आप सही क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाओगे। अब ऐसे ही क्वेश्चन में नहीं दिया है ना, तो नहीं आप भूल ही जाओगे, है ना, मतलब उसको इग्नोर ही कर दोगे, या फिर आप ना भूल जाओगे, ध्यान नहीं रखोगे कि नहीं यहाँ पर नहीं शब्द दिया है, ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, उसको ढूंढनी है, उसको नहीं ढूंढनी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पहले ही है स्टूडेंट आर पैसिव लर्नर, पैसिव होता है स्टूडेंट, ओके। टीचर एक्ट एज, पैसिव मतलब निष्क्रिय होता है, ओके, मैं दोनों को यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों को लेकर चलती हूँ। निष्क्रिय अधिगमकर्ता होते हैं विद्यार्थी। टीचर एक्ट एज फैसिलिटेटर फॉर लर्निंग, मतलब कि वो क्या करता है, आपको सुसाध्यकर्ता के रूप में कार्य करते, मतलब आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। टीचर क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। चलिए आपको ये देखो, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग भी लगाओगे ना, तो अभी आराम से आंसर कर पाओगे। टीचर डायरेक्ट लर्निंग एक्टिविटीज, तो टीचर सेंटर में क्या होता है, टीचर डायरेक्ट लर्निंग कराते, लर्निंग एक्टिविटीज कराते, जो भी सिखाने के लिए जो भी एक्टिविटीज होती है, अधिगम गतिविधियों का मतलब है एक्टिविटीज, जो भी हम कहते हैं ना प्रवृत्ति, क्या बोलते हैं प्रवृत्ति, है ना, प्रवृत्तियां कराते एक्टिविटीज, तो उसको निर्देशित करते हैं। लर्निंग इज बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन बिटवीन स्टूडेंट, तो लर्निंग होता है कि स्टूडेंट के बीच में कोलैबोरेशन होता है, मतलब सहयोगात्मक आधारित प्रक्रिया है। लर्निंग क्या है, विद्यार्थियों के बीच में दो विद्यार्थी क्या करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करके कार्य करेंगे, तो उस सहयोगात्मक आधारित प्रक्रिया है। लर्निंग इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट, लर्निंग क्या है कि विद्यार्थियों की अभिरुचि आधारित होती है। लर्निंग क्या होती है, विद्यार्थी की, जो भी विद्यार्थियों को, स्टूडेंट का जिसमें इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट के आधारित होती है लर्निंग प्रोसेस। चलिए बहुत ही सिंपल है, आपको नहीं है ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढनी। अगर आपको ये नहीं पता, तो अगर आपको ये पता है कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स टीचर सेंटर में आती है, तो भी आपका आंसर बन जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सी आती, लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये तो नहीं आ सकती, तो भी आप आंसर कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि टीचर सेंटर में मैंने आपको बताया, जहाँ पर क्या होता है, टीचर का रोल सबसे ज्यादा होता है। बच्चे जो होते हैं पैसिव होके पढ़ाई करते हैं, टीचर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, है ना, और सबसे ज्यादा जब टीचर एक्टिव रहेंगे तो सबसे ज्यादा कार्य कौन करेगा, टीचर ही तो करेगा, है ना, यस। और डायरेक्ट टीचिंग कराएंगे, थोप देगा, रट्टा मराएगा, बच्चों बोलो, बच्चों कफ और कमल, है ना, इस तरीके से, जो कि का कमल, ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले पैसिव लर्नर होते हैं, बिल्कुल होते हैं टीचर सेंटर में, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ए जहां पर भी है ना निकाल दो, क्यों, हमें तो नहीं है वो ढूंढना है ना, यस। अब देखो टीचर एक फैसिलिटर, टीचर भाई फैसिलिटर नहीं होता है ना, फैसिलिटी थोड़ी ना टीचर को देनी होती है, यस। तो फैसिलिटर की भूमिका में नहीं होता है टीचर, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो बी देखो दोनों में है, तो बिल्कुल सही है।
चलो, टीचर डायरेक्ट लर्निंग एक्टिविटीज को निर्देशित करते हैं। टीचर क्या करते हैं, सिखाने की जो भी प्रवृत्तियां है, जो भी गतिविधियां है, उसको क्या करता है, निर्देशित करता है। तो बिल्कुल करता है, क्योंकि टीचर की भूमिका सबसे ज्यादा आती है। तो बी, ए और सी जहां पर वो निकाल दो, तो वैसे भी हमने निकाल दिया। अब आपको यहाँ दोनों में से निकालना है। ओके, लर्निंग इज बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन बिटवीन स्टूडेंट। देखो, स्टूडेंट के बीच के अंदर क्या होती है, सहयोगात्मक आधारित प्रक्रिया है। ये भी तो गलत है, ये लर्नर सेंटर्ड आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, लर्नर सेंटर, है ना, लर्नर सेंटर। लर्निंग इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट। स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से लर्निंग होती है। ये भी तो नहीं आएगी, हमें ढूंढनी ये थी कि कौन सी नहीं आएगी। तो तीनों की तीनों नहीं आएगी, क्योंकि जब भी लर्निंग की बात आ जाएगी तो वो लर्नर सेंटर हो जाएगी, है ना, जहां पर हमें टीचर की बात करनी थी, है ना, हमें किसकी बात करनी, जहां पर टीचर की भूमिका आती है उसकी बात करनी थी, है ना। यस, तो वैसे तो हम देखो, विद्यार्थी की अभिरुचि आधारित हम लर्निंग करते हैं, ऐसा नहीं कि, लेकिन उसको लर्निंग विद्यार्थी के हिसाब से इंटरेस्ट को देखकर नहीं करते, लेकिन इंटरेस्टिंग बनाते हैं। टीचर जो है वो इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ना कि विद्यार्थी का जिसमें इंटरेस्ट है उसी तरीके से लर्निंग कराई जाती है ना। यस, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, बी डी ई ओनली, मतलब तीनों के तीनों नहीं है। हमें तो है वो वाली हमें मिल गई, तो नहीं है वाली को हमने ऑटोमेटिकली ढूंढ ली। तो आंसर कौन सा आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। यस, चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ऑनलाइन अधिगम फेलों के सृजन और साझेदारी में निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ऑनलाइन जो लर्निंग गेम होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो देखिए, पहली है मेंटीमीटर, फिर है पैडलेट, फिर है काहूत और फिर है जूम। जूम के बारे में तो सबको पता है ना। जब हमें ऑनलाइन क्लास लेनी है, कोई मीटिंग करनी है, तो हम जूम का यूज करें। यहाँ पर कोई खेल का बात होता नहीं है। लेकिन ये काहूत जो है ना, काहूत के अंदर खेल गेम आती है। साइंस फील्ड के बच्चे होते हैं उनके लिए ये काहूत बहुत ही अच्छा वाला है। मतलब ये जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, टूल है, ये टूल ना सच में बहुत अच्छा है। मैंने इसकी ट्रेनिंग भी ली थी जब हमारी निष्ठा की ट्रेनिंग थी, उस टाइम पे निष्ठा की ट्रेनिंग थी, तब मैंने इसकी ट्रेनिंग भी ली थी काहूत की। उसके अंदर जस्ट एग्जाम्पल के रूप में मुझे वो स्लाइड याद है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो हमने ओपन करके, काहूत को ओपन करके जब हमने उसको देखा था, तब वहां पर ऐसा था, मान लीजिए कि इस तरीके से क्या आता है, इसको क्या बोलते हैं, तुला बोलते हैं ना, हिंदी में तुला बोलते हैं आई थिंक। तो ये मान लीजिए कि तुला है। ओके, तो इसमें मान लीजिए कि आप यहाँ पर आपको बहुत सारे चीजें होंगी जहां पर उसका वेट लिखा होगा, जैसे कि ये 5 kg का है। ओके, ये मान लो कि 50 kg का है, ये मान लो 1 kg का है। ओके, ये मान लो 3 kg का है, जो भी है। ओके, ये मान लो कि 10 kg का है। तो इस तरीके से मान लीजिए कि हमने ये जैसे गेम खेलते हो ना आप एप्लीकेशन में कोई भी, तो उसी तरीके से मान लीजिए हमने ये वेट वाला चीज यहाँ पर रखा, 10 kg वाला, है ना। तो अब हम यहाँ पर बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पर क्या रखेंगे, तो 10 की यहाँ पर कुछ चीजें पड़ी है। ओके, यहाँ पर कुछ चीजें पड़ी है, और ये वेट के लिए जो आता है ना वो है। ओके, मुझे हिंदी में इसको बोलना नहीं आता इसलिए। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 10 kg की कोई चीज पड़ी है। जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम, गेहूं।
गेहूं है, ओके 10 kg। तो हम यहाँ से गेहूं को उठा के यहाँ पर रखेंगे, तब जाके ये बैलेंस बनेगा, है ना। अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा है तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उसका आंसर यहाँ पर देना होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी गेम वहां पर उसके अंदर है, जहां पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन है H2O, है ना। तो उन्होंने दे दिया कि भाई हमें पानी बनाना है, ओके, पानी बनाना है। तो आपको H2O, मान लो कि आपको H2O बनाना है, तो H2 दिया है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ताकि इसमें क्या मिश्रण करना पड़ेगा ताकि पानी बन सके। समझ आ रहा है ना। तो आपको पता है 1O डालेंगे तब जाके आपका H2O बनेगा, है ना। तो इस तरह की साइंस की फील्ड के लिए बहुत ही अच्छी गेम है, ओके। तो हमें लर्निंग गेम, ऑनलाइन लर्निंग गेम यहाँ से ही पता, अगर आपको काहूत के बारे में पता था तो फिर आप अच्छे से इसका आंसर कर सकते थे, ओके। तो काहूत इज द करेक्ट आंसर। मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी ऐसी जो भी ऑनलाइन लर्निंग गेम है ना उसके बारे में, या फिर कोई प्लेटफॉर्म है उसके बारे में, जैसे मेंटीमीटर, पैडलेट, जूम, ओके, उनके बारे में अलग से ही वीडियो बना के आप लोगों को शेयर कर दूंगी, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निर्माणात्मक मूल्यांकन की विविध प्रमुख विशेषताएं क्या है भाई। यहाँ पर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के फीचर्स आपको बताने हैं। तो पहला फीचर यहाँ पर दिया हुआ है, यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण रणनीतियों के प्रयोग के लिए अध्यापकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। अध्यापकों को क्या प्रोवाइड करता है, फीडबैक प्रोवाइड कराता है। किसके मतलब कि किसके लिए प्रोवाइड कराता है, तो जो भी लर्नर है उसकी जो भी नीड है ना उसके अकॉर्डिंग टीचिंग की जो भी स्ट्रेटेजीज है ना, उस स्ट्रेटेजीज के यूज के लिए क्या कराता है, टीचर को फीडबैक प्रोवाइड कराता है। क्या, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ओके। अब शिक्षार्थियों को अधिगम में सक्रिय और सतत रूप से संलग्न करने में सहायता करता है। तो जो भी लर्नर है उसको एक्टिवली क्या करता है, कंटिन्यूअसली एंगेज करने की कोशिश करता है लर्निंग के लिए, है ना। यस, यह शिक्षार्थियों की अधिगम दक्षता को बढ़ाने में मदद करता है। तो जो भी लर्नर है ना उनकी लर्निंग इन एबिलिटीज जो है उसको एनहांसिंग करने की में हेल्प करता है, मतलब उसको बढ़ाने में क्या करता है, लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। यह शिक्षार्थियों के समग्र ग्रेड और प्रमाणन में योगदान करता है, ओवरऑल ग्रेडिंग में और सर्टिफिकेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। यह शिक्षार्थियों की कालावधि में प्राप्त अधिगम का सार प्रस्तुत करता है। ये क्या करता है, सम्स अप हाउ मच स्टूडेंट हैज लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओके। मतलब कि जो एक कालावधि होती है, एक पीरियड टाइम होता है, उसमें जो भी अधिगम जो भी उसमें उस कालावधि में उस पीरियड टाइम में जो भी लर्निंग प्राप्त किया हुआ है कि जो भी लर्न किया है बच्चों ने, उसका जो सार होता है ना वो प्रस्तुत करता है। चलिए आपको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में पता हूँ। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन देखो हिंदी में निर्माणात्मक और बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर भी सजेस्ट करूंगी इंग्लिश में ही करेगा, फॉर्मेटिव, समेटिव, ओके, इस तरह के इवैल्यूएशन आते हैं। तो देखो फॉर्मेटिव में क्या होता है कि जब भी टीचर ड्यूरिंग ड्यूरिंग क्लास, ओके, ड्यूरिंग क्लास के टाइम पे या तो फिर हम ड्यूरिंग टीचिंग, ड्यूरिंग टीचिंग, ओके, ड्यूरिंग टीचिंग मतलब कि क्लास जब टीचर शिक्षण कार्य करते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं उसी टाइम पे। जैसे कि मैं क्लासरूम में गई, है ना, मैं क्लासरूम में गई और मैं अपने क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ा रही हूँ, बीच बीच में मैं उनका इवैल्यूएशन कर रही हूँ कि बच्चे को क्या नहीं आ रहा है, बच्चे किस तरह से सीख पाएंगे, बच्चे कितना सीख पाए। मान लीजिए कि मैं कोई पोयम पढ़ा रही हूँ, तो मैंने पहले पोयम की 2 लाइन गाई और फिर बच्चों को कहा अब आप लोग गाओ, तो बच्चे
खुद से गाने, मैंने बच्चों को खुद से गाने को कहा तो वो खुद से गाएंगे। अगर वहां पर त्रुटि होती है तो मैं दोबारा से उनको बोलूंगी कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे गाया जाता। तो वहां पर मैं सीखते सीखते, जब बच्चे क्लासरूम में सीखते हैं, पढ़ते हैं, उसी टाइम पे मैं उनका इवेल्यूशन करूंगी। मैंने मान लो कि उनको दे दिया कि आप लोग एक अच्छा सा ड्रॉ कर दीजिए, है ना, एक अच्छा सा चित्र बना दीजिए। अब जब बच्चे चित्र बना रहे हैं तो भी मैं वहां पर देखूंगी कि उनके अंदर एक दूसरे के प्रति कैसी भावना है, बच्चे किस तरीके से अपने दिमाग का यूज कर रहे हैं, किस तरीके से कैसे चित्र बना रहे हैं ना, अपनी भावनाएं। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आपको जानना है ना कि कोई भी इंसान परेशानी में है या किस तरीके से है, तो उसको ड्राइंग करने के लिए दे दीजिए। वो ना अपनी मन की जो भी भावनाएं चल रही होगी ना, वो अपने ड्राइंग के अंदर उतार देगा। ओके, उसी तरीके का पिक्चर बनेगा पॉजिटिवली। उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी चल रही है ना, तो उसका पिक्चर भी पॉजिटिविटी देने वाला ही होगा। अगर उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी चल रही है ना, तो वो नेगेटिविटी को लेकर ही पिक्चर बनाएगा। समझ आ रहा है ना? तो इसी तरीके से मैं बच्चों का इवेल्यूशन करूंगी, बीच बीच में पढ़ाते पढ़ाते, सिखाते सिखाते। ओके, ड्यूरिंग क्लासरूम के समय में, शिक्षण कार्य के टाइम पे। ओके, तो ये होता है फॉर्मेटिव इवेल्यूशन। वो एंड में नहीं होगा, जो एंड में होता है ना कि पूरा सेमेस्टर कंप्लीट होता है और उसके बाद उसका इवेल्यूशन एग्जाम लेकर किया जाता है, उसको रिजल्ट दिया जाता है ना, कि भाई तुम्हारे इतने ग्रेड आए, इतने मार्क्स आए, है ना, जो सर्टिफिकेट देते जो भी है। तो वो क्या होता है, वो आपका समिटिव होता है। वो क्या होता है, समिटिव, जो लास्ट में होता है। लेकिन ये लास्ट में नहीं होता, ये ड्यूरिंग क्लासरूम, ड्यूरिंग टीचिंग। ओके, जब शिक्षण कार्य शुरू होता है उस टाइम पे हम उसको क्या करते हैं, उसका इवेल्यूशन करते जाते हैं, पढ़ाते जाते हैं और सिखाते जाते हैं और उसका इवेल्यूशन करते जाते हैं। उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव इवेल्यूशन। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर क्या है भाई, देखिए जब मैं फॉर्मेटिव इवेल्यूशन करती रहती हूँ ना, तो बच्चे वहां पर एक्टिव रहेंगे। उनको पता चलेगा कि मैम ने 2 लाइन का पोयम की गाई है, तो मैम अब हमें 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 भी बोलने को कहेंगे, तो वो ध्यान रखेंगे, है ना, सक्रिय रहेंगे सबसे पहली बात, और सतत रूप से रहेंगे। ऐसा नहीं कि भाई आज रहा कल नहीं रहेगा। उनको पता है कि मैम आज भी प्रश्न पूछेगी, पढ़ा रही है, पाठ पढ़ा रही है, लेसन पढ़ा रही है, तो बीच बीच में प्रश्न भी पूछेंगे। तो वो सक्रिय रहेगा, सतत रूप से रहेगा, है ना। तो पहला ही आंसर आपका एक्टिवली कंटिन्यूसली एंगेज रहेगा, वो आएगा आपका फीचर। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर फीडबैक नहीं दिया जाता, बच्चे फीडबैक नहीं देते हैं यहाँ पर। ओके, बच्चे को फीडबैक नहीं दिया जाता है कि भाई मान लीजिए कि उसकी जो भी नीड्स है, ओके, उसके अनुसार हम जो भी टीचिंग स्ट्रेटेजी का उपयोग करके प्राध्यापकों, देखो टीचर को भी यहाँ पर फीडबैक फीडबैक प्रदान नहीं होता है। बच्चे नहीं कहेंगे मैडम आपने बहुत अच्छा काम किया, है ना, आपने क्वेश्चन बहुत पूछा, वो अच्छा किया। फीडबैक मिलेगा ही नहीं आपको वहां पर, है ना। मतलब कि बच्चों की ओर से, हाँ, अगर आपने कोई पोयम गाई तो बच्चे तालियां बजेंगे, मैम हाँ बहुत अच्छा था। लेकिन फीडबैक टीचर को इसके अंदर नहीं, फॉर्मेटिव इवेल्यूशन के अंदर नहीं मिलेगा। क्योंकि हम देखते इवेल्यूशन किसका करते हैं, टीचर का करते हैं, नहीं स्टूडेंट का करते हैं, है ना। तो पहला वाला आपका गलत होगा है। ओके, तो ए को ए जहां पर भी है उसको निकाल दो पहले। यस, ये वाला निकाल। उसके बाद है आपका इट हेल्प इन एनहेंसिंग लर्निंग एबिलिटी ऑफ द लर्नर। लर्नर की जो अधिगम क्षमता है उसको बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है, बिल्कुल करता है। बी और सी को रखो, बी और सी है, अरे सॉरी, रुकिए। ओके, यस, समग्र, जस्ट वेट। ओके,
ओके, बी वाला हमें रखना है। ओके, तो बी वाला हमें रखना है और देखते हैं। ये प्रोवाइड फीडबैक टू टीचर्स टू यूज टीचिंग स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द लर्नर। एक सेकंड, ओके, इसको मैं समझती हूँ। यह शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण रणनीतियों के प्रयोग के लिए अध्यापकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी आप टीचिंग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं उसके उपयोग के लिए अध्यापकों को यहाँ पर फीडबैक भी मिलता है शिक्षार्थियों की नीड के अनुसार। ये क्या बता रहा है पता है, मैंने जो आपको बताया ना ये वाला सही है। क्यों सही है? देखो, हमें पता चला कि चलिए हमने 2 लाइन बच्चों को पढ़ा ली है ना, 2 पोयम गा ली, दो पोयम सॉरी पोयम की 2 लाइन हमने गा ली और मैंने बच्चों को बोला कि आप गाओ। अब मान लो कि कक्षा के अंदर 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों में से मान लीजिए 15 बच्चों ने गाया और मान लीजिए 15 नहीं तो 2 लाइन है, तो हम ये मान के चलते 28 बच्चों ने गाया। लेकिन 2 बच्चे ऐसे जिन्होंने नहीं गाया, मतलब वो गा नहीं पा रहे थे। ओके, तो टीचर क्या करेगा, अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी बनाएगा यहाँ पर इन दोनों बच्चों को समझ में आए उस तरीके से, है ना। तो वो अपनी कुछ मतलब इस तरीके से या तो फिर दोबारा से दोहराएंगे वो 2 लाइन, है ना, और बार बार 2-3 बार दोहराएंगे तो ये दोनों बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे 28 के अंदर, है ना, और 30 बच्चों को ये लाइन याद रह जाएगी। तो इस तरीके से उनको फीडबैक मिलता है। ओके, इस तरीके से क्या होगा, उसको फीडबैक प्रोवाइड होगा। अगर बच्चे गा पाते हैं, बच्चों जब भी बच्चे का इवैल्यूएशन होता है ड्यूरिंग टीचिंग के टाइम पे, तब क्या होगा कि टीचर को पता चलेगा कि इस बच्चे को ये नहीं आ रहा है, इस बच्चे को वो नहीं आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी को बदलता रहेगा और अपने बच्चों को सिखाने की समझाने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये ए वाला तो आएगा। ओके, तो ए और बी वाले को रखते हैं। ओके, जस्ट मुझे मुझे ही ऑप्शन समझने में गलती हो गई, तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। ओ गॉड, सब कुछ निकल गया, चलिए कोई बात नहीं। यस, तो ए और बी वाला जो है वो आपका ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ए बी वाला ओनली फॉर सी है। ओके, अब देखो सी क्या है कि शिक्षार्थियों की अधिगम दक्षता को बढ़ाने में, बिल्कुल उनकी जो लर्निंग एबिलिटी है उसको भी बढ़ाने में हेल्प करेगा, है ना, कि उसकी जो वो सीखने की जो कार्य क्षमता है, उसके अंदर जो क्षमता है, बार बार टीचर ड्यूरिंग टीचिंग के टाइम पे अगर बच्चे को क्या करेगा, सिखाएगा, है ना, ड्यूरिंग क्लासरूम में, क्लासरूम के अंदर शिक्षण कार्य के दौरान, ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पर ये शब्द बोल रही, शिक्षण कार्य के दौरान, है ना। यस, शिक्षण कार्य के दौरान टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसी टाइम पे पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसी टाइम पे टीचर क्या करता है, उनका इवैल्यूएशन करेगा। तो बच्चे भी, आज मैंने मान लो कि तो कुछ मान लीजिए कि इंग्लिश में मैंने 5 स्पेलिंग बच्चों को सिखाए, है ना, बच्चे सीख गए, मैंने उनका टेस्ट ले लिया या फिर उनको खड़ा कर करके पूछा कि भाई चलो इसका मीनिंग, इसका इंग्लिश करके बताओ, इसका इस इंग्लिश का हिंदी में बताइए क्या होगा आंसर, है ना। तो बच्चे यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे, उनको पता चलेगा कि हाँ मैम तो हमें पूछती रहती है क्लास के टाइम पढ़ाते समय, तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा सीखने में अपनी रुचि को रखे, वो सीखेगा, कल को भी करके आएगा। कल एडवांस में टीचर ने कह दिया कल हम ये मान लीजिए कि ये लेसन पढ़ने वाले हैं, है ना, तो बच्चे क्या करेंगे, उसको पहले से ही पढ़ के आएंगे, उसके एबिलिटी जो है ना, लर्निंग एबिलिटी बढ़ती जाएगी, सीखने की गति जो है, सीखने की जो क्षमता है उसमें भी बढ़ावा होगा, क्योंकि अब टीचर हर रोज पूछते रहते हैं क्लास के अंदर, तो बच्चे एक्टिव रह के आएंगे, है ना, और कुछ ना कुछ सीख कर आएंगे, ताकि टीचर जब क्वेश्चन करेंगे तब उसके पास उसका आंसर हो, है ना। यस, तो ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो डी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ड्यूरिंग क्लासरूम के टाइम पे हम उसको ग्रेड या प्रमाणन नहीं देते हैं, शिक्षण कार्य के दौरान हम उसको ग्रेड नहीं देते, बेटा तुमने ये पोयम गाई इसलिए तुम्हारा ये ग्रेड आया, या फिर तो मतलब हम उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं देते, ले बेटा तेरा ये सर्टिफिकेट। हर रोज आप क्लासरूम में जाएंगे, पूरे दिन पढ़ाओगे, पूरे दिन पढ़ाते पढ़ाते
क्लासरूम में पढ़ाते पढ़ाते टाइम पे आप उनका इवैल्यूएशन कर रहे हैं ना, तो बार बार आप उसी क्लास में कितने दिन में आप कितनी बार क्लास के टाइम पे कितनी बार आप उसका इवैल्यूएशन करेंगे, तो हर बार थोड़ी ना हम उसको ग्रेड देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, नहीं देंगे, है ना। तो ये किस में आता है, ये आपका समेटिव में आता है। किस में आता है, समेटिव में आता है। ओके, यह शिक्षार्थियों की कालावधि में प्राप्त अधिक, ये देखो सार भी किस में आएगा, समेटिव में आएगा। ओके, ये भी आपका फॉर्मेटिव में नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं असेसमेंट फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फॉर्मेटिव में क्या होगा, यहाँ पर लर्न एंड प्रैक्टिस, स्टूडेंट को हेल्प करेंगे सीखने में, प्रैक्टिस करने में। ओके, समेटिव में क्या होता है, परफॉर्मेंस देखा जाता है स्टूडेंट का, कि स्टूडेंट कैसा परफॉर्मेंस करेगा एंड में। एंड में हम देखते हैं ना, आपकी सेमेस्टर एग्जाम होती है, तो उस पर क्या देखा है आपने, आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है, आपको ग्रेड दिए जाते हैं, आपको स्कोर दिए जाते हैं, देखा जाता है कि आप दूसरे बच्चों की कंटेक्स में कितने मतलब आगे हैं, आपने कैसा परफॉर्म किया है ना। देखो थ्रू आउट कोर्स, है ना, तो यहाँ पर क्या है, कोर्स कोर्स को मतलब के ध्यान में नहीं रखा जाता है, वहां पर हम जब पढ़ाते हैं उसी टाइम पे टीचर अपने हिसाब से उनका इवेल्यूशन करते रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पीरियड एंड ऑफ एंड इंस्ट्रक्शनल पीरियड, है ना, इंस्ट्रक्शनल पीरियड के एंड में, मैंने बताया ना सेमेस्टर या फिर वार्षिक परीक्षाएं आती है आपकी, है ना, तो उसके टाइम एंड में हम इसकी क्या करते हैं, इवेल्यूशन करते हैं। और फॉर्मेटिव में एंड में नहीं किया जाता, ड्यूरिंग टाइम में किया जाता है। ओके, फॉर्मेटिव के अंदर अगर हम बात करें तो आइडेंटिटी गैप का हम पता कर पाएंगे, बच्चे कितना इम्प्रूव कर पाए हैं, है ना, कितना सीख पाए हैं अपनी सीखने में, वो कितना इम्प्रूव कर रहा है, जो भी आगे हमने वो बताया ना कि उसकी जो लर्निंग एबिलिटी क्या है, बढ़ाता है। तो फॉर्मेटिव में यही देखा जाता है कि क्या गैप रह जाता है, बच्चे क्या नहीं सीख पाए, कि क्या क्या सिखाने की किस तरीके से सिखाने की जरूरत है। ओके, और उसका जो लर्निंग इम्प्रूविंग कैसे करना है, ये सारी चीजें, लर्निंग इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, बच्चा जो सीखा है समझा है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, ये भी यहाँ पर हम देखते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर। जबकि समेटिव में क्या होगा कि उस बच्चे के पास नॉलेज कितना है, उसके अंदर क्या स्किल है, उसके एविडेंस कलेक्ट कर पाते हैं। ओके, कि उसके पास कितना नॉलेज है, वो पूरे सेमेस्टर में पढ़ा है, तो अब उसके पास क्या नॉलेज है, उसके अंदर कौन सी स्किल डेवलप हुई है ना, ये हम समेटिव के अंदर इवेल्युएट कर सकते हैं। फोकस ऑन द प्रोसेस, ये देखो प्रोसेस के ऊपर फोकस कर, जब प्रोसेस हम कर रहे हैं ना शिक्षण कार्य के दौरान, जो इवेल्युएशन कर रहे हैं, है ना, तो प्रोसेस के ऊपर फोकस किया जाता है, किस प्रक्रिया से बच्चे सीखते हैं, कैसी किस प्रक्रिया से बच्चे को सिखाया गया है ना, और किस प्रक्रिया से बच्चे सीखे हैं, ये इवेल्युएशन करते हैं। जबकि समेटिव में क्या होगा, रिजल्ट एंड रिजल्ट के ऊपर फोकस किया जाता है, कितने परसेंटेज आए, कितने ग्रेड आए, कौन सा ग्रेड आया, है ना, ये समेटिव में आ जाएगा। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर आपका सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी अधिगम वातावरण का एक उदाहरण है। देखिए आपको ये इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट की बात है, देखो समावेशी का मतलब बाद में बताती, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं वरना आपको आंसर पता चल जाएगा। ओके, एक कक्षा जहां विद्यार्थियों से नियमों और विनियमों के कठोर सेट का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, मतलब कि स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करे ऐसी एक्सपेक्टेड रखी जाती है। एक कक्षा जहां केवल कुछ जातिया के विद्यार्थियों को कक्षा चर्चा में भागीदारी की अनुमति प्रदान की जाती है। देखिए यहाँ पर ये कहा जाता है कि कुछ जाति, मतलब यहाँ पर जेंडर बायस की बात आ जाती है, कि ये जेंडर बायस के दौरान जैसे कि हम बोलते हैं कि चले भाई ये उच्च उच्च जाति का
बच्चा है तो उसको ही मतलब कि कक्षा के अंदर जो भी क्लासरूम डिस्कशन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी जाती है। मान लीजिए कि निम्न कक्षा का जो बच्चा है, निम्न मतलब कि निम्न कक्षा का नहीं, निम्न जाति का, यहाँ पे जेंडर की बात हो रही है। ओके, जेंडर भी नहीं, क्या बोलते हैं हम, जो जाति है, जाति भेद होता है ना कि भाई ये उच्च जाति का है, नीचे जाति का है, तो उसी की बात है। तो उच्च जाति वाले बच्चे को क्लासरूम डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट कराया जाता है और निम्न जाति के बच्चे को मान लीजिए कि क्लास डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं है। ये बताया, तो ये होता है समावेशी शिक्षा है, इसका मतलब कि ये बताया गया है बी में। सी में क्या बताया जा रहा है कि एक कक्षा जहां विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने या अध्यापक के प्राधिकार को चुनौती देने से हतोत्साहित किया जाता है। मतलब कि मान लीजिए बच्चा कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं या फिर मान लीजिए कि जो भी उसके टीचर हैं, उसके जो भी मतलब अथॉरिटी है, मान लीजिए टीचर ने सख्ताई बरत ली ओके क्लासरूम के अंदर। मैं अभी ना कुछ दिन पहले की बात करती हूँ, एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ ताकि एग्जाम में आपको याद आ जाए चीजें। ओके, 3 दिन पहले ही मैं तेनालीरामा, जो एक सीरियल आती थी पहले, तेनालीरामा, अब मैं यूट्यूब पर उसको देखती हूँ, तेनालीरामा। तो ये जो तेनालीरामा सीरियल देख रही थी, तो उसके अंदर ना उसका एक दोस्त है जिसका नाम गुड्डप्पू है। अभी गुड्डप्पू जब गुरुकुल में उसका एडमिशन हुआ तो गुरु मतलब ये अपना राय ऐसी रखते थे कि जो राजपूतों के बच्चे होते हैं, राजाओं के बच्चे होते हैं, उनको ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। ओके, और जो बाकी के जो भी बच्चे हैं जो क्षत्रिय नहीं है, जो राजाओं के बच्चे नहीं, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी तेनालीरामा ने अपनी युक्ति और सूझबूझ से महाराज के पास बात रखी और सभी बच्चों को मतलब परीक्षा देनी पड़ी। अब राजाओं के एक भी बच्चा उस बुद्धिमानी परीक्षा में पास नहीं हुआ और जो तेनालीरामा था उसका जो मित्र था वो उसके साथ ही रहता था, तो उसको क्या किया गया, राजा का बच्चा बना के उसका थोड़ा सा वेशभूषा बदल के उसको उस परीक्षा में हिस्सा दिलवाया था तेनालीरामा ने। और वो बच्चा सारी बुद्धिमानी की जितनी भी परीक्षा थी, कठोर से कठोर परीक्षा भी उसने पास कर ली। अब देखिए क्या होता है, ये बात तो सही थी, लेकिन जब उसको गुरुकुल में एडमिशन मिला, फिर बाद में बताया कि सबको अब एक ही बच्चे को थोड़ी ना पढ़ाएंगे, इसीलिए ये डिसीजन लिया गया कि सभी बच्चे को पढ़ाया जाए। ओके, तो अब गांव के भी मतलब नगर के भी बच्चे वहां पर पढ़ने जा रहे थे, तो गुरु क्या करते थे कि राजाओं के बच्चे थे उनको मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से रखते थे और जो भी नगर के जो दूसरे बच्चे थे उनके साथ भेदभाव करते थे, है ना। तो यहाँ पर बच्चों को पता है कि गुरु जो है हमारा भोजन हर रोज ले लेते हैं, हमारा भोजन खा लेते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे उनको चुनौती नहीं दे सकते थे। जो गुरु है, अगर मान लीजिए कि 2 घंटे में एक पाठ का पूरा जितने भी श्लोक होते हैं उसको याद करने को लिए दे रहे थे। अब 2 घंटे में इतने सारे श्लोक तो तैयार होंगे नहीं, 30-40 श्लोक 2 घंटे में थोड़ी ना तैयार होते, फिर भी बच्चे उनके सामने नहीं बोल पाते हैं। ओके, तो ऐसी जब चीजें होती है तब भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं समावेशी शिक्षा के अंदर। यहाँ पर ऑप्शन जो बताया उसके अकॉर्डिंग बात करें। ओके, एक कक्षा जहां सभी विद्यार्थियों को अपने विशिष्ट अनुभव और दृष्टिकोणों को साझा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। एक ऐसी कक्षा है जहां पर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने जो भी एक्सपीरियंस है, यूनिक एक्सपीरियंस है, ओके, और अपना जो भी पर्सपेक्टिव है उसको शेयर करने के लिए उसको इनकरेज किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। तो समावेशी शिक्षा क्या होती है पहले ये आपको पता होना चाहिए। ये इसका वीडियो अवेलेबल है ओके, समावेशी शिक्षा का। तो समावेशी शिक्षा के अंदर एक ही कक्षा के अंदर अलग अलग विभिन्न प्रकार के बच्चे, अब ये विभिन्न प्रकार के बच्चे
क्या है, देखिए विभिन्न प्रकार के बच्चे, मतलब कि मान लीजिए कि कोई बच्चा आपने देखा होगा क्लासरूम के अंदर कि कुछ बच्चे की सीखने की गति कम होती है, तो कुछ बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी सीख जाते हैं, एक ही बार में सीख जाते हैं, लेकिन कुछ लर्नर ऐसे होते हैं बहुत स्लोली सीखते हैं, है ना। तो उनके आईक्यू के हिसाब से भी डिफरेंट होते हैं, उनकी जो भी सोशल इकोनॉमिक जो भी स्टेटस होता है वो भी अलग अलग होता है, उनकी जो जाति के संदर्भ में अगर हम देखें तो भी उनका सामाजिक जो भी उसका स्टेटस होता है वो भी उसका अलग अलग होता है, जाति के हिसाब से भी अलग अलग प्रकार की जाति के लोग आते हैं ना। तो यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना ही सभी बच्चे को एक ही कक्षा में, चाहे वो धीमी गति से सीखता हो या फास्टली सीखता हो, ओके, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो बच्चे का आईक्यू जो भी हो, चाहे वो बच्चा हैंडीकैप्ड ही क्यों ना हो, है ना। फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे भी आएंगे, जो मतलब मान लीजिए कि आंखों से देख नहीं पाते हैं, या अपने एक हाथ या दोनों हाथ नहीं है बच्चे के, पाव नहीं है ना, लंगड़ा होता है बच्चे, लंगड़ा लंगड़े होते हैं, या जो भी है फिजिकल जो भी हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, उनको भी क्लासरूम के अंदर अपने साथ रखकर बच्चे को उनको जिस तरीके से वो सीखते हैं उसी चीज को ध्यान में रखकर उनको शिक्षा देनी, उनमें बिल्कुल भी कोई भी भेदभाव नहीं करना है, सभी बच्चे को समान रूप से उनकी जो भी जिस तरीके से वो सीखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा वो स्पीडली सीख रहा है तो उसको स्पीडली, वो तो स्पीडली सीखे, लेकिन जो धीमी गति से सीखा है उसको फिर क्या उसको अलग कर देंगे कि भाई जाओ तुम साइड में चले जाओ, तुम मतलब तुम्हें तो आता ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं करना है, जो धीमी गति से सीखता है ना उसको भी उस लेवल तक ले जाना है, मतलब सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देकर उनको सभी की तरह उनको जो भी सिखाना समझाना है वो ठीक तरीके से समझाए, ना कि उनमें कोई भी भेदभाव कर, ओके, उनके जो भी एक्सपीरियंस है, उनके जो भी पर्सपेक्टिव है, सब की चीजों को आपको एक्सेप्ट करना है, ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूँ तो आप मुझे सलाह नहीं दे सकते, आप मुझे एडवाइस नहीं दे सकते, आप अपने दृष्टिकोण को मुझे नहीं बता सकते, आप अपने एक्सपीरियंस को मुझे नहीं बता सकते, ऐसा नहीं, आपके सभी के क्लासरूम में मान लीजिए 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों के एक्सपीरियंस को भी आपको एक्सेप्ट करना है, उनके जो भी पर्सपेक्टिव है उनको भी एक्सेप्ट करना है, और उनको आपको क्या करना है, उनकी एनकरेज करना है, ओके, मतलब उसको प्रोत्साहित करना है आपको कि बहुत अच्छा, है ना। मान लीजिए जो काम हम नहीं कर पाते ऐसे काम भी जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं वो करते हैं, है ना। अगर आपके क्लास के अंदर कोई बच्चा ऐसा है मंदबुद्धि का जो धीमी गति से सीखता है, जिसका आईक्यू लेवल बहुत कम है, तो अगर कोई वो बच्चा कोई छोटा सा भी काम करते ना तो उसको प्रोत्साहित करो, जैसे कि इसके रिलेटेड में एक बात बताऊं आपको, तारे जमीन पर, तारे जमीन पर, ये मूवी बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, ये मूवी इसी समावेशी शिक्षा का एग्जाम्पल है, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, इज द करेक्ट आंसर, देखिए यहाँ पर कोई भी नियम स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशंस को हम एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई ये फॉलो करे बच्चे, है ना, ये नहीं, फिर जातीयता तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, बिकॉज हमें बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना है, और यहाँ पर हतोत्साहित तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। अगर ऐसे वर्ड कुछ कुछ वर्ड भी आपने देख लिए होते तो भी आपको इसका आंसर पता चल जाता, तो डी इज द करेक्ट आंसर, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शिक्षण के निम्नलिखित स्तरों में से किसमें उच्चतम चिंतन कौशल क्रम समाविष्ट, बहुत ही मैंने आप लोगों को बताया, वर्ड को पकड़ना सीख लो, बहुत सारे क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, ओके, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। देखिए यहाँ पर आपको हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल की बात की गई है, और वो भी लेवल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के लेवल के अंदर, तो देखिए मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, all levels involve similar thinking skill। आप लोगों को मैंने बताया था मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, पढ़ाया हुआ है मैंने, ओके। तो उसके अंदर हमने बताया कि मेमोरी लेवल जो होता है उसके अंदर बच्चा क्या करता है, रटता है ना, रटता है,
टीचर की भूमिका सबसे ज्यादा होती है, मतलब टीचर का रोल सबसे ज्यादा आता है, स्टूडेंट का रोल कम होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या करेगा, जो भी रटा है ए फॉर एप्पल, अब एप्पल के उपयोग समझेंगे, उदाहरण गैर उदाहरण के थ्रू उसका यूज करना सीखेंगे, तो अंडरस्टैंडिंग में आएंगे उदाहरण गैर उदाहरण, है ना, उदाहरण गैर उदाहरण, उदाहरण है ना, गैर उदाहरण। यहाँ पर क्या होगा, टीचर स्टूडेंट दोनों की भूमिका क्या हो जाएगी, 50-50% हो जाएगी। टीचर भी 50% अपना रोल निभाएंगे, स्टूडेंट भी 50%। रिफ्लेक्टिव लेवल पे आ गए, अब टीचर कहेंगे मैंने आपको रटा भी लिया, मैंने आपको यूज करना, चीजों को यूज करना भी सिखा दिया, अब आपको व्यवहारिक जीवन के अंदर जाके उसको यूज करना है ना, अब उसको अपने हिसाब से उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे रिफ्लेक्टिव लेवल पर, जहां पर बच्चा अपने आप से थिंकिंग करेगा, चिंतन करेगा, विचार विमर्श करेगा, है ना, विचार विमर्श करेगा, और फिर जाके उस कोई भी प्रॉब्लम है उसका क्या करेगा, सॉल्यूशन ढूंढेगा, उसको सॉल्व करेगा। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, जो हाईएस्ट लेवल का थिंकिंग होता है, समझ आया ना। और यहाँ पर डी वाला तो ऑप्शन वैसे भी आएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग। थिंकिंग की बात जब भी आए रिफ्लेक्टिव लेवल पर टिक कर दीजिए। ओके, रटंत विद्या की बात आ जाए तो मेमोरी लेवल को टिक कर दीजिए। उदाहरण गैर उदाहरण शब्द जहां पर भी आपको एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल शब्द जहां पर भी दिख जाए, अंडरस्टैंडिंग की बात आ जाए तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर टिक कर दीजिए। ये उसका एकदम सरलतम उपाय है अगर हिंदी में बोले तो। चलिए, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यदि राम एक विशेष विषय में कुछ संकल्पनाओं को समझने में समर्थ नहीं है और वह विषय में सतत रूप से निम्न कार्य निष्पादन कर रहा है, तो उसकी जो कठिनाइयां है उसके कारणों का पता लगाने हेतु कौन सा मूल्यांकन परीक्षण संचालित करना होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि राम नाम का जो बच्चा है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसके अंदर कोई टॉपिक है, उसको जो कॉन्सेप्ट है ना उसको समझने में वो समर्थ नहीं हो रहा है, मतलब वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। ओके, और उसी वजह से क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस पर भी इफेक्ट होती है, उसका परफॉर्मिंग जो है वो पोरली हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, तो अब यहाँ पर आप ये उसका जो उसकी जो कठिनाइयां है, डिफिकल्टीज है, उसका कोज ढूंढने के लिए, है ना, उसका कोज क्या है, क्यों बच्चे का परफॉर्मेंस पूर हो रहा है, कम हो रहा है, उसका निष्पादन क्यों कम हो रहा है, ये जानना है आपको। सॉरी, तो आप कौन सा इवेल्यूशन टेस्ट अप्लाई करेंगे, प्लेसमेंट इवेल्यूशन, डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन, समेटिव इवेल्यूशन की फॉर्मेटिव, बताइए। कॉन्सेप्ट समझ नहीं पा रहा है और उसकी परफॉर्मेंस पर भी इफेक्ट हो रही, कम जा रहा है परफॉर्मेंस, है ना, तो अब उसका रीजन आपको ढूंढना है, उसका कोज पता करना है, उसका कारण पता करना है, उस डिफिकल्टीज का कारण पता करना है, तो कौन सा टेस्ट अप्लाई करें। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूं, आपके सर में दर्द हो रहा है ना, अब आपके सर में दर्द हो रहा है, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर पूछेंगे क्या हुआ, आप बताओगे सर दर्द हो रहा है ना। अब डॉक्टर क्या करेंगे, ये सर दर्द की रीजन जानने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डायग्नोसिस, निदान कर रहे हैं, वो आपका निदान कर रहे हैं, पूछ रहे हैं ना आपको, जांच पड़ताल कर रहे हैं कि क्यों सर दर्द हो रहा है, उसका रीजन ढूंढ रहे हैं, आपको पूछताछ करेंगे कि भाई कब से हो रहा है, कितने दिनों से हो रहा है ना, आपने नींद पूरी ली थी कि नहीं ली थी, है ना, ये सारी जांच पड़ताल करेंगे, ये निदान कर रहे हैं, है ना। तो ये एक कठिनाई थी सर दर्द तो उसका रीजन ढूंढने के लिए
जो भी आप इवेल्युएशन टेस्ट यूज करते हैं उसको बोलते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस अथवा तो या तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, निदानात्मक मूल्यांकन। समेटिव में क्या आएगा, एंड में रिजल्ट देखा जाएगा। फॉर्मेटिव में क्या आएगा, क्लासरूम के दौरान आप बच्चों का इवेल्यूशन करते जाएंगे, बच्चे कितना सीख पाए, क्या नहीं सीख पाए, ओके। लेकिन जब आपको कठिनाई का कारण ढूंढने की बात आए तो 100% याद रखना है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कुछ वर्ड जुड़े हुए होते हैं, उसको ही ध्यान में रखिए कि कारणों का जब पता, किसी भी समस्या के कारणों का पता लगा ना हो तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद पता लगाने के बाद क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे, है ना। निदान के बाद उपचार आता है, तो इस तरीके से ध्यान में रखना है। क्लियर? तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर कहा गया है कि टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इन्वॉल्व्स एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग एक्सपीरियंस। बोधगम्य स्तर पर शिक्षण में विद्यार्थियों को समीक्षात्मक रूप से चिंतन और उनके अधिगम अनुभवों के अनुचिंतन को प्रोत्साहित करना समाविष्ट होता है। भाई यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैंने वर्ड को पकड़ना आपको बोला, अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात हो रही, और बात किसकी हो रही है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में थिंक क्रिटिकली एंड रिफ्लेक्ट की बात, मतलब थिंकिंग की हो रही, चिंतन की हो रही है ना, अनुचिंतन की हो रही है, उसको प्रोत्साहित करने की बात है। अब आप ही बताइए स्टेटमेंट है, मैंने आपको आगे भी इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है। उसके बाद दूसरे नंबर का स्टेटमेंट है टीचिंग एट द मेमोरी लेवल इन्वॉल्व्स रोट मेमोराइजेशन एंड डज नॉट इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। ओके यहाँ पर क्या बता रहा है कि स्मरण स्तर जो होता है हमारा, जो मेमोरी लेवल होता है, उस पर शिक्षण जो है रटन स्मरण, रटन विद्या का यूज किया जाता है, बिल्कुल आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करता है। मतलब जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको इनकरेज नहीं किया जाता है मेमोरी लेवल पर। अब आप ही बताइए कि मेमोरी लेवल में मैंने क्या बोला कि रटंत विद्या होती है, टीचर का रोल ज्यादा होता है, स्टूडेंट का रोल कम होता है ना। और यहाँ पर बच्चे बिल्कुल भी सोच ही नहीं पाएगा, उनको थॉटलेस होगा। ये जो लेवल होता है ना वो थॉटलेस लेवल होता है, मतलब यहाँ पर वो सोच समझ ही नहीं पाएगा। ओके उसके बाद का अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में हमने किसकी बात की थी, एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल देकर बच्चे को अंडरस्टैंड कराया जाएगा चीजों के बारे में, है ना। उसके बाद हम आते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल पे, जहां पर बच्चे क्या करते हैं, थिंकिंग करते, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, है ना। मतलब कि बहुत ज्यादा थिंकिंग, अच्छा उच्च स्तर का थिंकिंग करते हैं। तो क्रिटिकली थिंकिंग करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें किसमें आएगी आपकी रिफ्लेक्ट लेवल में। तो पहला स्टेटमेंट जो है वहां पर अंडरस्टैंडिंग के जगह पर रिफ्लेक्टिव दिया होता है, रिफ्लेक्टिव क्या है, हाँ लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल की ये लेवल। तो रिफ्लेक्टिव लेवल दिया होता तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया है तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। तो पहला वाला जहाँ गलत बताया उसे रखो, बाकी को छोड़ दो। ओके पहले वाला हमारा गलत है। दूसरे में क्या है भाई, मेमोरी के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था रटंत विद्या होती है, बच्चे को रटाया जाता है ना। तो यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी, बिल्कुल भी। क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ पर होती है, क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज भी कहाँ पर किया जाता है, तो रिफ्लेक्टिव लेवल पे किया जाता है। ओके ना कि आपका मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल में, समझ आया ना। तो यहाँ पर आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो आपका क्या आएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, और आपका ये बी भी गया। ओके तो ये हो गया आपका डी। चलिए आई होप आप लोगों को ये 9 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और मैंने आपको जितना हुआ उतनी कोशिश की है एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। और वो भी व्यवहारिक जीवन के एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए कि चीजें क्या कहना चाह रही है।
ओके, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। पॉजिटिव कमेंट करनी है, नेगेटिविटी नहीं फैलानी है। ओके, जितना नेगेटिविटी दोगे उतनी नेगेटिविटी आपके पास अट्रैक्ट होगी, इसलिए पॉजिटिविटी ही हमें हर किसी को देनी चाहिए। अगर देनी है तो पॉजिटिविटी दो, बाकी मत दो, है। तो कमेंट भी पॉजिटिव करनी है और ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना है। ओके, और लाइक तो जरूर कर देना ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये क्लास जो है वो पसंद आया है कि नहीं आया। ओके, चले बाय बाय, टेक केयर यू सबको, जय श्री कृष्णा। और अगेन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ अम्बे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे।